So, good morning, everyone. Today, we are going to start with our new chapter of Indian economy, that is chapter number 5, India's foreign trade. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. सो लास्ट वीडियो में हमने अपना कवर अप किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. सो हमें अच्छे से पता है जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया के फॉरेन सेक्टर की हालत क्या थी. So India's foreign sector has been colonially exploited. मतलब कि colonial government ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को completely ख़त्म कर दिया था by way of discriminatory tariff policy. ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट होता था वो होता था इंडियन हैंडीक्राफ्ट का. लेकिन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत मायने रखता है. हम बात करेंगे 1947 इसकी और इसके बाद की. इससे पहले की हमने बात नहीं करनी. ठीक है, तो मैं आपको पहले का बता रहा था कि भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारा फॉरेन सेक्टर कैसे ख़राब किया, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया. तो ये हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2 में. अब इस दिन हमारी क्या सिचुएशन थी. देखो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है. दो कंट्रीज के बीच में किया गया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. सो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब इसकी सिचुएशन क्या थी. जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तब हमारे फॉरेन सेक्टर में क्या क्या चीज़ें थी. देखो सबसे पहले हमारा जो फॉरेन सेक्टर था वो कॉलोनियली एक्सप्लॉइटेड था. मतलब कि कॉलोनियल रूल ने हमारे फॉरेन सेक्टर को, हमारे फॉरेन ट्रेड को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था. ठीक है ना, बाय वे ऑफ डिक्लाइन इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. अच्छा, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ. ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. नेक्स्ट वन, ब्रिटिश यूज्ड आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल. जो ब्रिटेन था, ठीक है ना, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता था अपने रॉ मटेरियल के लिए. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो इंडिया हमारा क्या था, वो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और उसी रॉ मटेरियल से जब वहाँ की गुड्स बनती थी, जो फिनिश गुड्स थी वो इंडिया में इम्पोर्ट होती थी. ठीक है ना. मान लो मैंने एज अ फार्मर एक 500 रुपये की वुड एक्सपोर्ट की, एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन में, और वहाँ पे एक इंडस्ट्री ने इसी वुड की हेल्प से एक फर्नीचर आइटम तैयार कर दी 5000 की, और ये 5000 का भी मेरे किसने बाय किया, मैंने. तो इसका मतलब मैं रॉ मटेरियल तो सस्ता दे रहा हूँ और महंगे में उनकी बनाई हुई गुड्स को बाय भी कर रहा हूँ. तो इस तरह इंडियंस को डबल मार पड़नी शुरू हुई. एक तो वो कम रेट पे अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी साइड से उनकी बनाई हुई गुड्स को हम महंगे रेट पे परचेज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने 3 चीज़ें की हैं: वॉल्यूम, डायरेक्शन एंड कंपोजिशन. वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटम, हमने कितनी क्वांटिटी का इंटरनेशनल ट्रेड किया. डायरेक्शन, कौन सी कंट्री के साथ किया. कंपोजिशन, किस किस चीज़ का किया. ठीक है, सो ये तो आपके पास बेसिक फीचर्स थे. सो वॉल्यूम, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमने 31 करोड़ का फॉरेन ट्रेड किया था. ठीक है, किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ, और तुम किसी के साथ कर ही नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. कंपोजिशन किस चीज़ का, हम रॉ मटेरियल भेजते थे और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मंगवाते थे, मतलब बाय करते थे उनसे. ठीक है, लेकिन जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या सिचुएशन थी. वॉल्यूम फॉलो टेबल. टेबल पॉइंट 1 आपकी बुक में इसका एक टेबल दिया हुआ है जो कि रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, दिस ईयर्स, ये रहा आपका टेबल. ठीक है, इसके नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपके डाटा को समझा रहा है वो. ठीक है ना, लेकिन साइड पे एक पॉइंट दिया हुआ बेस इफेक्ट. बेस इफेक्ट क्या होता है. बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका फॉरेन ट्रेड पिछले साल के मुकाबले कितना % इंक्रीज किया. अभी इसकी एग्जांपल सुनो. देखो 1946, 47, 48, 49, यहाँ पे था मेरा 100 करोड़, यहाँ पे था 150 करोड़, यहाँ पे था 200 करोड़, यहाँ पे था 250 करोड़. मैंने एक बेस ईयर डिसाइड कर लिया, ये है मेरा बेस ईयर. अब 1947 में मेरा बेस इफेक्ट कितना हुआ, मतलब कि मेरी इनकम कितनी बढ़ी, मतलब फॉरेन ट्रेड कितने से बढ़ा, 50 करोड़ से. 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स मेरा
50% बेस इफेक्ट आ गया, ठीक है। सिमिलरली 1948 का बेस इफेक्ट क्या निकलेगा भाई, 46 के कंपैरेटिव हमारा ट्रेड कितना इंक्रीज हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 100%। उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ, 150, सो 150%, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। सो आप टेबल पढ़ लेना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। कंपोजिशन, हम किस चीज़ का ट्रेड करते थे, कहते हमने एग्रीकल्चरल गुड्स, हम जो पहले एक्सपोर्ट करते थे एज अ रॉ मटेरियल, अब हमने उसकी डिमांड को कम कर दिया। मतलब कि अब हम कम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आईपीआर के अकॉर्डिंग हमने वही जो एग्रीकल्चरल गुड्स हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे उसकी डिमांड को विद इन इंडिया, उसकी डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड को इंक्रीज किया, ठीक है ना। सो इसलिए जैसे हम पहले 1000 kg अगर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब उसका मेजर हिस्सा इंडियन इकोनॉमी में ही एब्जॉर्ब होगा, इंडियन मार्केट में ही एब्जॉर्ब होगा। यूज्ड फार्म प्रोडक्ट्स, ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डिमांड ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स जैसे कि टी, कॉफी, कॉटन, जूट, ठीक है ना, इनकी डिमांड को अगेन हमने डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज किया तो हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, विद इन इंडिया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। थर्ड वन, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इंडिया ने ज़्यादा, क्योंकि हम अपना रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा विद इन इंडिया ही कंज्यूम करेंगे, तो भाई यहाँ से हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हुई, उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई। डायरेक्शन, यूएसए, यूएई, जापान, चाइना, यूके एंड मेनी अदर कंट्रीज के साथ हम अपना फॉरेन ट्रेड करते थे, जिसमें से यूएसए वाज द मेजर कंट्री टू ट्रेड विद अस, ठीक है ना। हमारा मैक्सिमम ट्रेड किस कंट्री के साथ होता था, यूएसए के साथ। इसीलिए मैंने आपको पिछले सेकंड चैप्टर में बताया भी था कि 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशंस का टाइम था, तब यूएसए ने हमें थ्रेट किया था कि भाई अगर आपने पाकिस्तान के साथ अपनी वॉर को ख़त्म नहीं किया तो हम फूड ग्रेन्स की सप्लाई को रोक देंगे, ठीक है ना। बिकॉज हमारा मेजर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता था वो उसी कंट्री के साथ होता था, यूएसए के साथ। सो उसी के बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब सेल्फ सफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, उसके बाद हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज को अपनाया। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन, दो तरह के फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो हम पहले बाहर से मंगवाते थे अब हम वही गुड्स विद इन इंडिया प्रोड्यूस करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स तैयार करके हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ें हमारे पास, जो फिनिश्ड गुड्स विद इन इंडिया कंज्यूम होने के बाद बचती हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान दिया और एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ एंड कोटा, बड़े बच्चों को इसकी कंफ्यूजन होती है कि टैरिफ क्या होता है एंड कोटा क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोटा का मतलब होता है क्वांटम, कि हम एक टाइम पे कितनी गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ लगी कि भाई एक टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स ही एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ये मेरा कोटा डिसाइडेड है। इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 10%, ये मेरा टैरिफ है, ओके। सो भाई इसके बाद इसके गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स हैं, वो आपने नहीं करने फॉरेन ट्रेड के, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है ना, हमारे इंडियन इकोनॉमी की। अब सेकंड यूनिट हम करेंगे, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, ठीक है। ये तो मोस्टली हमने सब कुछ पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। सो अभी हम जब अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पे आपको डाटा मैं बताऊँगा वहाँ पे आपने डाटा अपना यूज़ करना है या नोट डाउन करना है, ठीक है। अदरवाइज और कोई भी डाटा मत छेड़ना, ठीक है। चलो, सो अपना रीडिंग करो अच्छे से, ठीक है। गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स एक बार पढ़ लेना जस्ट, उसके अलावा इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं है पढ़ने वाला, बाकी सारा कुछ मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड गुड बाय।